हेलो दोस्तों, वेलकम टू जीएस वाला यूट्यूब चैनल। आज हम लोग आधुनिक बिहार का संपूर्ण इतिहास पढ़ेंगे। चलिए तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, थोड़ा सा स्पीड में खींचेंगे। तो सबसे पहले पढ़ेंगे बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन। बिहार में यूरोपीय व्यापारियों का आगमन, यूरोपीय कंपनी कैसे आया, पुर्तगाली, अंग्रेजी, डच, इसका क्रम कैसे है देखेंगे। तो बिहार में सर्वप्रथम कौन यूरोपीय कंपनी आए? यूरोपीय आए पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली बिहार में आए थे। ठीक है, देखिए भारत में पुर्तगाली 1498 में आए थे। वास्को डी गामा पहला व्यक्ति थे। वास्को डी गामा 1498 में आए थे, कालीकट बंदरगाह पे, ठीक है ना, गुजरात के तट पे आए थे। पुर्तगाली ने अपना पहला फैक्ट्री कहाँ खोला? पुर्तगाली का पहला फैक्ट्री था कोचीन। पहला फैक्ट्री कहाँ था? कोचीन में। कोचीन, पुर्तगाली पहला फैक्ट्री कोचीन था। ठीक, पुर्तगाली के पहला पुर्तगाली वायसराय बन के कौन आया था? अल्मेडा 1505 में। और दूसरा आए थे पहला 1505 में और दूसरा आए थे 1509 में। ठीक ना, 1505 में अल्मेडा आए थे। 1505 में अल्मेडा और 1509 में अल्बुकर। 1509 में अल्बुकर आए थे। यही 1509 में, याद किस रखेंगे, पहले अल्मेडा आए थे, बाद में अल्बुकर, बुक किए बाद में। ठीक है ना। यही जो है क्या कहते हैं, यूसुफ आदिल शाह से गोवा, बीजापुर यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लिए थे 1510 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज 1620 में ही पटना में आलमगंज में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करने की कोशिश किए, लेकिन वास्तविक सफलता से कब मिला? 1651 में। अभी जो गुलजार बाग में है गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस, ये अंग्रेज का पहला फैक्ट्री बिहार पटना में खोले थे, गुलजार बाग में, जहाँ यहाँ पर नक्शा मिलता है बिहार का भी जमीन का संबंधित, गुलजार बाग में। यही अंग्रेज का पहला फैक्ट्री था 1651 में। ठीक है, भारत में अंग्रेज का पहला कोठी अंग्रेज का सूरत में खोला गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। डच का पहला फैक्ट्री बिहार में 1632 में स्थापित किए गए थे। पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत, डच का पहला फैक्ट्री कब स्थापित किए थे बिहार में? 1632 में, पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत। और डेनिश का पहला फैक्ट्री 1774 में पटना सिटी में है। ये अभी पटना सिटी में, नेपाली कोठी के बगल में ये है, पटना सिटी में डेनिश का पहला फैक्ट्री। ठीक है, तो बिहार में फैक्ट्री का क्या हो गया, मतलब 1632 में डच, 1651 में अंग्रेज और 1774 में हो गया आपको डेनिश फैक्ट्री खोले थे। ठीक है, बिहार आने वाले पहला अंग्रेज यात्री थे रॉल पिंच। कौन थे? रॉल पिंच। यदि पहला विदेशी यात्री पूछेंगे आपसे तो मेगास्थनीज हो जाएगा, अंग्रेज नहीं लगाएंगे। पहला विदेशी यात्री पूछेंगे तो मेगास्थनीज, पहला अंग्रेज पूछेंगे तो रॉल पिंच हो जाएगा। ठीक है, इस तरीक़े से याद रखना है। बिहार आने वाला है, सिर्फ ज़्यादा बिहार से संबंधित पढ़ेंगे हम, और भारत से संबंधित आधुनिक हिस्ट्री नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंग्रेज व आधुनिक बिहार। सबसे पहले बिहार जो था 1912 से पहले बंगाल का भाग था। 1912 से पहले किसका भाग था? बंगाल का। स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक कौन थे? मुर्शिद कुली खां। जब मुग़ल सत्ता कमज़ोर होने लगे तो विभिन्न राज्य के शासक खुद को स्वतंत्र घोषित करने लगे। उसमें एक मुर्शिद कुली खां थे। कहाँ के? बंगाल के। स्वतंत्र बंगाल के संस्थापक मुर्शिद कुली खां। इसका राजधानी मुर्शिद कुली खां, राजधानी कहाँ था इसका? मुर्शिदाबाद। राजधानी कहाँ बनाया था? मुर्शिदाबाद। ढाका से ले गए कहाँ? मुर्शिदाबाद। मुर्शिदाबाद कहाँ है? भागीरथी नदी के किनारे पे है। मुर्शिदाबाद कहाँ है? ये भागीरथी नदी के किनारे है।
मुर्शिद कुली खां इजारेदारी पर था और तबकाती ऋण, किसान को जो ऋण देने का प्रारंभ किया था। मुर्शिद कुली खां तबकाती ऋण और इजारेदारी प्रथा की शुरुआत किए थे। ठीक। 1740 में अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। अलीवर्दी खां के समय अलीवर्दी खां ने मुग़लों को राजस्व देना बंद कर दिया और इसके समय में बंगाल इतना समृद्धशाली हो गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। यही अलीवर्दी खां के समय में बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा था। ठीक ना। ये अलीवर्दी खां शासक बना था। गिरिया का युद्ध हुआ था 1740 में। 1740 में गिरिया के युद्ध के बाद अलीवर्दी खां शासक बने थे। ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अलीवर्दी खां के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन आया? सिराजुद्दौला। 1750 में सिराजुद्दौला उत्तराधिकार बने। सिराजुद्दौला के साथ ही जो है प्लासी का युद्ध हुआ था। किसके बीच? लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच। ये प्लासी के युद्ध का कारण था ब्लैक होल की घटना। ये ब्लैक होल की घटना जो था ये 1756 में हुआ था। ब्लैक होल की घटना कलकत्ता में 146 व्यक्ति को एक कोठी में बंद कर दिया था, जिसकी सुबह होते ही इसमें मात्र 23 व्यक्ति ही जीवित बचे थे। इसी को बोलते हैं ब्लैक होल की घटना। ब्लैक होल की घटना के निर्माता है जेड हॉलवेल। ठीक। इसी कारण प्लासी के युद्ध हुए थे। किसके बीच? लॉर्ड क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच 1757 में। 23 जून 1757 को प्लासी के युद्ध हुए थे। ठीक है। प्लासी बंगाल में है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच मीर जाफर बंगाल का नवाब बना। सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के बीच हुआ था प्लासी के युद्ध। उसके बाद सिराजुद्दौला को जब हार गए तो उसके बाद लॉर्ड क्लाइव ने किसको नवाब बनाया? मीर जाफ़र को बंगाल का नवाब बनाया। और मीर जाफ़र जो है एक कठपुतली की तरह काम करता था इसका, लॉर्ड क्लाइव के कठपुतली की तरह। बाद में 1760 में मीर कासिम नवाब बना। इन्होंने राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर लाया। मीर कासिम कहाँ से कहाँ तक राजधानी लाया? मुर्शिदाबाद से मुंगेर। ठीक। राजधानी क्रम ढाका से मुर्शिदाबाद से मुंगेर। देखिए, ढाका से मुर्शिदाबाद मुर्शिद कुली खां लाए थे। मुर्शिदाबाद से मुंगेर कौन लाए हैं? मीर कासिम। तो सबसे पहले बंगाल का नवाब संस्थापक कौन थे? मुर्शिद कुली खां। उसके बाद अलीवर्दी खां बने। अलीवर्दी खां के बाद सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफ़र को बनाए थे। मीर कासिम को नवाब बनाए 1760 में। मीर कासिम जो था 1760 में नवाब बने। ये स्वतंत्र आचरण करने लगे थे। ठीक। लॉर्ड क्लाइव या अंग्रेजी सरकार की हुकूमत को नहीं मानते थे, इसलिए इसको हटा करके 1763 में फिर मीर जाफ़र को बना दिया गया। ठीक है ना। 1763 में फिर मीर जाफ़र को नवाब बना दिया गया। तो वहाँ से मीर कासिम भाग करके कहाँ चला है? मुंगेर में इसने बंदूक की फैक्ट्री अभी भी है खोले। जब मीर कासिम वहाँ से भाग कर आए तो ये सबसे पहले किससे मिले? जाके अवध की नवाब शुजादौला से मिले। अवध में जा कर के किससे मिले? शुजादौला से। वहीं पे उस समय उपस्थित था शाह आलम द्वितीय। अवध में ही शाह आलम द्वितीय उपस्थित थे और शुजादौला और मीर कासिम तीनों मिलकर एक योजना बनाया और योजना के अनुसार ये अंग्रेजी सरकार से युद्ध का घोषणा कर दिया। तो उस समय अंग्रेज के सेनापति कौन थे? हेक्टर मुनरो थे। अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो। और इधर से थे बक्सर युद्ध में मीर कासिम, अवध के नवाब शुजादौला और मुग़ल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच युद्ध हुआ बक्सर के मैदान में 22 अक्टूबर 1764 को। बक्सर का युद्ध कब हुआ? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। ठीक। जिसमें अंग्रेजी सेना की विजय हुआ।
अंग्रेजी सेना के विजय के बाद 12 अगस्त 1765 को इलाहाबाद की संधि हुई। इलाहाबाद की संधि 2 संधि हुआ, एक हुआ शाह आलम द्वितीय के साथ, ठीक, और दूसरा हुआ अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ। शाह आलम द्वितीय के साथ संधि हुआ, क्या संधि हुआ देखिए, इलाहाबाद और कारा मुगल शासक को दे दिया गया। इलाहाबाद और कारा मुगल शासक को दे दिया गया, ठीक। बादशाह द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान कर दी गई। और इसके बदले में क्या, इसके बदले में 26 लाख रुपया पर ईयर, पर एनम अंग्रेज सरकार देता किसको, बादशाह, मुगल बादशाह को, शाह आलम द्वितीय को। आगे बढ़ते हैं। दूसरा संधि हुआ था अवध के नवाब सिराजुद्दौला से। इलाहाबाद की दूसरा संधि 1765 में, ये हुआ था 16 अगस्त 1765 को, ठीक है। हुआ था 12 अगस्त को, याद रखना, इसको डेट पूछता है। दूसरा संधि बक्सर के किसके साथ हुआ था, बक्सर की युद्ध के बाद इलाहाबाद दूसरा संधि अवध के नवाब सिराजुद्दौला के साथ हुआ था। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर कौन था, वेंसीटाट, याद रखना। बक्सर युद्ध के समय बंगाल का गवर्नर वेंसीटाट, और 1765 के बाद लौट कर लाए आए थे। इसके बाद जब बक्सर युद्ध के बाद क्या हुआ, जब दीवानी अधिकार अंग्रेज के हाथ में चल गए, तो अंग्रेज ने बंगाल के लिए मोहम्मद राजा खां को नियुक्त किए और बिहार के लिए सिताब राय को, याद रखना। उपदीवान किस, बंगाल के लिए का उपदीवान किसको नियुक्त किया, मोहम्मद राजा खां को, और बिहार को उपदीवान सिताब राय को, ठीक है, बिहार को उपदीवान सिताब राय को नियुक्त किया है। 1770 में बिहार और बंगाल में भीषण अकाल पड़ा था। 1770 में बिहार एवं बंगाल में भीषण अकाल पड़ा, ठीक। 1772 में वारेन हेस्टिंग बंगाल का प्रथम गवर्नर नियुक्त किया। कंपनी के अधीन पहला गवर्नर वारेन हेस्टिंग थे, कंपनी के अधीन बंगाल का पहला गवर्नर, ठीक। 1773 में रेगुलेटरी एक्ट आया था, 1773 रेगुलेटरी एक्ट आया था। इसी एक्ट के तहत कलकत्ता में पहला उच्चतम न्यायालय का स्थापना हुआ था, जिसका पहला मुख्य न्यायाधीश थे सर एलिजा इम्फे, याद रखना। 1773 रेगुलेटरी एक्ट, ठीक। 1772 से 1785 तक वारेन हेस्टिंग रहे थे बंगाल के गवर्नर। बाद में इस पे महाभियोग लगा करके, बर्क द्वारा महाभियोग लगा जाने पर ये जो है इंग्लैंड चल गए थे। 1783 में बंगाल में फिर अकाल पड़ा। 1783 में बिहार एवं बंगाल में फिर अकाल पड़ा। उसमें बिहार साथे में, अभी बिहार अलग नहीं हुआ है। 1783 में पुनः अकाल पड़ा, एक बार 1770 में पड़ा था, 1783 में दूसरा बार फिर पड़ा। 1784 से 85 में पटना में जॉन शोर, देखिए दूसरा बार जब अकाल पड़ा 1783 में, तो 1784-85 में पटना, उस समय कौन थे, 1784 के बाद वारेन हेस्टिंग के बाद जॉन शोर बने थे, और इसने इसी के आदेश पे पटना में गोलघर जो भी निर्माण किया गया, गोलघर, ये एक अन्नागार थे, अन्न भंडार थे। अकाल जब पड़ा था 1783 में बिहार में, उस समय अन्न को रखने के लिए, अनाज को रखने के लिए एक गोदाम बनाया गया था, किसके द्वारा, जॉन गैस सेटिंग के द्वारा। 1784 से 85 तक में कंप्लीट हो गया था। जॉन गैस सेटिंग, पटना गोलघर के निर्माण किसने कराया था, इंजीनियर थे जॉन गैस सेटिंग। किसके समय हुआ था, जॉन शोर के समय हुआ था, 1784-85 में, ठीक है। ये 1783 के अकाल के पड़ने के बाद इसे निर्माण किया गया था। चलिए अगला घटनाक्रम देखते हैं। 1865 में पटना और गया को अलग कर दिया गया। पटना जिला अलग, गया जिला अलग कर दिया 1885 में। 1865 में पटना एवं गया को अलग कर दिया गया। 1866 में सारण व चंपारण अलग कर दिया गया, और 1875 में तिरहुत प्रमंडल को 2 भाग में बांट दिया गया, पहला मुजफ्फरपुर और दूसरा दरभंगा। पहला मुजफ्फरपुर और दूसरा दरभंगा, ठीक। पटना गया को 65 में, पटना और गया को 65 में, सारण चंपारण को 66 में, और तिरहुत को 2 प्रमंडल बना दिया गया, मुजफ्फरपुर और दरभंगा 75 में।
जहानाबाद से काट करके अरवल बनाया गया, जहानाबाद से 2 जिला बना दिया गया। कब? 20 अगस्त 2001 को जहानाबाद से अरवल को अलग कर दिया गया। ठीक है ना, मैप के माध्यम से पढ़ेंगे आगे हम। 20 अगस्त 2001 को जहानाबाद से अरवल को अलग कर दिया गया। 2001 अरवल जिला कब बना? 38वां, बिहार का 38वां जिला है अरवल, 2001 में, याद रखना इसको। चलिए, नील विद्रोह समझते हैं। नील विद्रोह क्या है? नील विद्रोह ये कब हुआ था? 1859 और 60 के बीच में बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। नील किसानों वीडियो कट करना पड़ेगा। नील विद्रोह 1859 और 60 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। अरे यार ये क्या हो जाता है? ऊपर जैसे कलम जाता है ना, ऐसे हो जाता है। नील विद्रोह 1859 से 60 के बीच में बंगाल में नील विद्रोह 1960 में बंगाल में नील विद्रोह हुआ था। इस नील विद्रोह बंगाल के कहाँ पे? नदिया जिला में हुआ था नील विद्रोह। किसानों से जबरन नील की खेती कराई जाती थी। इससे पीड़ित होकर किसान ने क्या? नील विद्रोह किया था। इस नील विद्रोह का जिक्र जो है आप ये दीनबंधु मित्र के नील दर्पण में मिलता है। नील दर्पण पुस्तक लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र, याद रखना है। नील दर्पण के लेखक दीनबंधु मित्र, इसमें इसका जिक्र मिलता है। और इसका प्रमुख नेता कौन थे? नील दर्पण के प्रमुख नेता थे, नील दर्पण नहीं, नील आंदोलन। ठीक है ना, नील विद्रोह है ये, आंदोलन नहीं, नील विद्रोह। नील विद्रोह के प्रमुख नेता कौन थे? दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास। नील विद्रोह के प्रमुख नेता दिगंबर बिश्वास, विष्णु विश्वास थे। 1859 से 60 के बीच में चला था नील विद्रोह। ठीक, इसका नेता कौन थे? दिगंबर बिश्वास और विष्णु विश्वास। नील दर्पण में इसका जिक्र मिलता है, जिसका लेखक है दीनबंधु मित्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला घटनाक्रम क्या है? बहावी आंदोलन। देखिए, बहावी आंदोलन ये मुस्लिम सुधारों के लिए आंदोलन था पहले, लेकिन बाद में थोड़ा सा दूसरा रूप धर लिया। लेकिन शुरुआत में कौन सी के लिए आंदोलन था? ये मुस्लिम सुधारों के लिए चला आंदोलन था, बहावी आंदोलन। बहावी आंदोलन अरब के एक संत थे, अब्दुल अल बहाब के नाम पर ही इसका नाम पड़ा, वहाबी आंदोलन, अरब के थे। भारत में इसका शुरुआत पूर्व नेता कौन है? भारत में सैयद अहमद बरेलवी, यूपी के रायबरेली के हैं। ये हैं यूपी के रायबरेली के हैं सैयद अहमद बरेलवी। भारत में इसकी शुरुआत किया था बहावी आंदोलन का। ठीक, सैयद अहमद बरेलवी का जन्म 1786 में हुआ था। ठीक, 1731 में मृत्यु हो गया बालाकोट की लड़ाई में। उतना ऐसा नहीं पूछता, फिर याद रखिए। सैयद अहमद बरेलवी पटना कब आए थे? 1821 में पटना आए थे। 1821 में बरेलवी पटना आए थे। ठीक है, तो बहावी आंदोलन 20 में पूछेगा। बहावी आंदोलन के पूर्व नेता अब्दुल अल बहाब और भारत में सैयद अहमद बरेलवी। रायबरेली यूपी में जन्म हुआ था इसका। पटना 1821 में आए थे। 1830 के आसपास इसका शुरुआत हुआ था बहावी आंदोलन का। 1830 से 1870 के बीच चला था। 1830 से 1870 तक चला था ये बहावी आंदोलन। ठीक, बंगाल में फरायजी आंदोलन था। बंगाल का एक फरायजी आंदोलन है, ये बहावी आंदोलन से ही प्रेरित है। बंगाल का फरायजी आंदोलन वहाबी आंदोलन से ही प्रेरित थे। ठीक, बिहार में बहावी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन कौन थे? ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये देख लीजिए इसको। बिहार में बहावी आंदोलन के नेता थे, प्रमुख नेता विलायत अली, इनायत अली, शाह मोहम्मद हुसैन,
फरहत हुसैन आदि। बहावी आंदोलन को 1863 के अम्बोला अभियान के द्वारा इसको दमन कर दिया गया। ठीक, 1830 में शुरू हुआ था, 1830 के आसपास, और इसको अम्बोला अभियान के तहत दमन कर दिया। बहावी आंदोलन का प्रमुख केंद्र था पटना में। ठीक है ना, इसका याद रखना है, पटना प्रमुख केंद्र था पटना में। चलिए अगला है टॉपिक नोनिया विद्रोह। नोनिया विद्रोह ये छोटा सा विद्रोह है, 1770 से 1800 के बीच चला था। एक नोनिया जाति है, नोनिया जाति जो सोरा का व्यापार करते थे। ये सब सोरा का उपयोग में जो अंग्रेज द्वारा हस्तक्षेप किया गया, सोरा बम बनाने के कार्य में आता था। सोरा के लिए बिहार प्रसिद्ध थे उस समय। तो नोनिया जाति ये सोरा मिट्टी का उपयोग करते, इसमें अंग्रेज द्वारा हस्तक्षेप किया गया, इसी के लिए इसने विद्रोह कर दिया। नोनिया विद्रोह के नाम से जाना जाता है इसको। 1770 से 1800 बीच चला था। प्रमुख केंद्र कहाँ था? हाजीपुर, तिरहुत, सारण, पूर्णिया। नोनिया विद्रोह याद रखना 1770 से 1800 के बीच। ठीक, अगला है लोटा विद्रोह। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लोटा विद्रोह, कुछ बीपीएससी 3-4 और पूछेगा। 1856 में 1857 क्रांति के पूर्व 1856 में मुजफ्फरपुर में लोटा विद्रोह हुआ था। मुजफ्फरपुर में कौन विद्रोह हुआ था? लोटा विद्रोह हुआ था। कैदियों को पहले पित्तल का लोटा दिया जाता था। कैदी को पहले पित्तल का लोटा, मुजफ्फरपुर के जेल के कैदी जो हैं उसको पहले पित्तल का लोटा दिया जाता था, बाद में मिट्टी का बर्तन देने लगा। इसलिए उस मुजफ्फरपुर के कैदियों ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया। उसी को बोलते हैं लोटा विद्रोह। 1856 में हुआ था। बाद में फिर उन सबको पित्तल का लोटा दिया गया। याद रखना लोटा विद्रोह 1856 मुजफ्फरपुर। कहाँ हुआ था ज़्यादा ये पूछता है। तमार विद्रोह 1789 से 1794 के बीच चला था। तमार विद्रोह कब से कब तक चला था? 1789 से 1794 के बीच चला था। ठीक, 1789 से 1794 के बीच चला था। उरांव जनजाति द्वारा छोटा नागपुर पठार में ये हुआ था विद्रोह, तमार विद्रोह। एक छोटा सा याद रखना है इसको। तमार विद्रोह 1789 से 1794, उरांव जनजाति द्वारा छोटा नागपुर पठार। ठीक, अगला विद्रोह हुआ था चेरों का विद्रोह 1800 से 1802 में। ये भी पलामू, वही छोटा नागपुर पठार के आसपास हुआ था, पलामू झारखंड में। चेरों का विद्रोह कब हुआ था? 1800 से 1802 के बीच। 1771 में पलामू के शासक छत्रपति राय से पलामू छीन लिया गया अंग्रेज के द्वारा, और 1783 में चूड़ामन राय शासक बना अंग्रेज के समर्थन में। पलामू छीन करके चूड़ामन राय को शासक बना दिया गया अंग्रेज। इसी के एवज में विद्रोह फैल गया, जिसको बोलते हैं चेरों का विद्रोह। 1800 में विद्रोह प्रारंभ हुआ था। 1802 में भूषण सिंह को फांसी के उपरांत इस विद्रोह समाप्त हो गया। तो चेर विद्रोह का प्रमुख नेता याद रखना है भूषण सिंह, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चेर विद्रोह प्रमुख नेता भूषण सिंह हुआ था 1800 से 1802 के बीच। ठीक है ना। हो विद्रोह, देखिए अभी हम बिहार के जनजातीय विद्रोह पढ़ रहे हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो विद्रोह 1820 से 1821 के बीच हुआ था। सिंहभूम, छोटा नागपुर पठार, बस इतना याद रखना है। कहाँ हुआ था? सिंहभूम, झारखंड के सिंहभूम और छोटा नागपुर पठार के आसपास हुआ था। वो विद्रोह 1820 से 1821 के बीच चला था। अगला है कोल विद्रोह। कोल विद्रोह ये हुआ था छोटा नागपुर पठार में। छोटा नागपुर पठार के एरिया में 1831 से 1832 के बीच चला था कोल विद्रोह। हो और मुंडा जनजाति के द्वारा ये विद्रोह किया गया था। इसमें शोषणकारी व्यवस्था के विरुद्ध हुआ था। अंग्रेज के द्वारा उसके धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना, उसके वन व्यवस्था को भंग करना, ये सब कारण कोल विद्रोह कहाँ हुआ था? छोटा नागपुर पठार 1831 से 1832 के बीच। इसके प्रमुख नेता थे कोल विद्रोह के बुद्धो भगत, बहुत सारे नेता थे। बुद्धो भगत याद रखना है। कोल विद्रोह के प्रमुख नेता बुद्धो भगत। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं भूमिज विद्रोह। बिहार का अगला जनजातीय विद्रोह था भूमिज विद्रोह। 1831 से 33 में ये भी हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32, ये 1831-33 में हुआ था। ये वीरभूमि क्षेत्र में हुआ था। राजस्व के जो बढ़ा दिया था अंग्रेज सरकार ने, उसके एवज में
वहाँ के जनजातियों ने भूमिज विद्रोह किए थे। इसके प्रमुख नेता थे गंगा नारायण। भूमिज विद्रोह के प्रमुख नेता गंगा नारायण। ठीक, अगला है सबसे इम्पोर्टेंट विद्रोह है संथाल विद्रोह। संथाल और मुंडा सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। 1855 से 56 में हुआ था संथाल विद्रोह। ये संथाल परगना भागलपुर से राजमहल पहाड़ी के बीच के क्षेत्र को बोला जाता था उस समय संथाल परगना, अभी भी है संथाल परगना। जमींदारों और साहूकारों के शोषण के विरुद्ध हुआ था। जमींदार और साहूकार ऋण लेकर के शोषण करते थे। वन संपदा को ठेस पहुंचा गया अंग्रेजों के द्वारा। बहुत सारा इसमें था। डलहौजी का हड़प नीति थे। उसके बाद संथाल विद्रोह में, लेकिन संथाल विद्रोह तत्कालिक कारण था। इसमें विद्रोह का स्टार्ट जो तत्कालिक कारण था उस समय संथाल पर भागलपुर से राजमहल के बीच एक रेल लाइन बिछाई गई थी। उसमें कामगारों को काम करा करके उसको उचित पैसा नहीं दिया गया, इसके कारण संथालों ने विद्रोह कर दिया। ठीक, याद रखना है सर मेन पॉइंट। संथाल विद्रोह कब हुआ था? 1855-56 में। कहाँ हुआ था? संथाल परगना भागलपुर से राजमहल पहाड़ी के बीच। और इसका प्रमुख नेता कौन था संथाल विद्रोह का? सिद्धू कानू चांद भैरव। सिद्धू कानू चांद भैरव। सिद्धू कानू चांद और भैरव। ठीक, उस समय अंग्रेज सेनापति थे जनरल बारो। उस समय अंग्रेज सेनापति कौन थे संथाल विद्रोह के समय में? जनरल बारो। ठीक, चलिए अगला है मुंडा विद्रोह। मुंडा विद्रोह 1895 से 1900 के बीच चला था। इसका नेतृत्व करता कौन था? बिरसा मुंडा प्रमुख नेता थे। मुंडा विद्रोह ये रांची, शिवभूमि आदि क्षेत्रों में, झारखंड के और बिहार के कुछ ज़्यादा क्षेत्र में ज़्यादा फैलाव था इसका। मुंडा विद्रोह का अन्य नाम था उलगुलान विद्रोह। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यूपीएससी पूछा था 2019 में। हम लोग को 2019 में यूपीएससी पूछा था मुंडा विद्रोह का अन्य नाम क्या है? उलगुलान विद्रोह। ठीक, इसका प्रमुख नेता थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा। ठीक, इसका जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। यही 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में माना जाता है। मोदी सरकार के द्वारा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाना शुरू किया गया है। 15 नवंबर याद रखना। बिरसा मुंडा को अन्य नाम से धरती अब्बा और जगत पिता के नाम से जाना जाता है। ठीक, शुरू में ये विद्रोह था मुंडा जनजाति के समाज सुधार के लिए, लेकिन बाद में ये आंदोलन उग्र हो गए थे। बाद में इसका अर्थ हो गया था मुंडा राज की स्थापना, स्वतंत्र मुंडा राज की स्थापना। इसका कारण था खुदकुटी व्यवस्था। मुंडा विद्रोह का खुदकुटी व्यवस्था को में हस्तक्षेप करना, कर में वृद्धि करना, ऋण आदि ये सब कारण थे मुंडा विद्रोह के प्रमुख कारण। ठीक, मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1895 से 1900 के बीच। ठीक है, तीन मार्च 1900 को मुंडा को गिरफ्तार कर लिया गया और 9 जून 1900 को रांची के जिले में हैजा के कारण मृत्यु हो गई। कब बिरसा मुंडा की मृत्यु हुई? 9 जून 1900 को। 9 जून 1900। जन्म हुआ था 15 नवंबर 1875 को। ठीक, वैसे विस्तार बहुत है, लेकिन अभी शॉर्ट में याद रखना इसको। अगला है साफाहर आंदोलन 1870 में। ये भागीरथ मान जी के द्वारा किया गया था। ये भागीरथ मान जी के द्वारा किया गया था। राम नाम के जप पर रोक लगा दिया गया था। इसी के साफाहर आंदोलन हुआ था 1870 में। छोटा सा इसको याद रख लेना है। ताना भगत आंदोलन। ताना भगत आंदोलन, इसका नेता थे जतरा भगत। ताना भगत ये कौन थे? जतरा भगत। ये छोटा पठार में उरांव लोग के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? उरांव लोग के द्वारा। ये 1920 तक चले थे। 1914 में शुरू हुए थे, 1920 तक ये आंदोलन चले थे। ये जतरा भगत इसका प्रमुख नेता हो गया ताना भगत आंदोलन का। ठीक, जनजातीय विद्रोह यहाँ से आपको खत्म हो गए। हम लोग पढ़े थे। चलिए शुरुआत से वो देख लेते हैं। बक्सर युद्ध 1764, ये तो कोई दिक्कत नहीं होगा। नील विद्रोह 1859-60 में बंगाल में।
नदिया जिला में। वहाबी आंदोलन 1830-31 में शुरू हुआ था, 1863 तक चला था। नोनिया विद्रोह हुआ था हाजीपुर तिरहुत सारण में, सोरा के लिए नोनिया जाति के लोग। लोटा विद्रोह मुजफ्फरपुर में हुआ था, केदी पीतल के लोटा के बदले मिट्टी के लोटा दे दिया गया था सबको। तमार विद्रोह हुआ था उरन जनजाति छोटा नागपुर 1789 में। चेरो का विद्रोह 1818 चला था पलामू में। हुसैन सिंह इसके प्रमुख नेता थे। हो विद्रोह हुआ था सिंह भूमि में। कोल विद्रोह 1831-32 छोटा नागपुर के क्षेत्र में हुआ था। प्रमुख नेता बुद्धो भगत। भूमिज विद्रोह 1831-33 प्रमुख नेता गंगा नारायण। संथाल विद्रोह 1855-56 संथाल परगना में हुआ था। प्रमुख नेता सिद्धू कानू चांद भैरव। जनरल बारह इस समय अंग्रेज सेनापति। मुंडा विद्रोह 1895 से 19 के बीच उलगलान विद्रोह के नाम से जाना जाता है। बिरसा मुंडा प्रमुख नेता थे इसका। सफाहोर 1870, ताना भगत 1914, यात्रा भगत प्रमुख नेता। चलिए अब आते हैं 1857 का क्रांति और बिहार। चलिए अब अगला टॉपिक है 1857 का विद्रोह और बिहार। ठीक, 1857 का विद्रोह एवं बिहार पढ़ेंगे। 1857 का विद्रोह, इस विद्रोह का प्रमुख कारण था अंग्रेजों के राजनीतिक आर्थिक भारतीयों के राजनीतिक आर्थिक में हस्तक्षेप करना। जैसे हो गया हड़प नीति डलहौजी के, अस्थाई बंदोबस्त कर्नवालिस के, उसके बाद विधवा पुनर्विवाह, ये सब को लेकर के जो है अंग्रेज भारतीयों में आक्रोश फैल गया। ईसाई मिशनरी द्वारा प्रचार, ये सब के लिए धीरे धीरे आक्रोश फैला और इसके बाद भारतीयों में आक्रोश फैला। और चर्बी वाले कारतूस ने बैरकपुर में मंगल पांडे के द्वारा 29 मार्च 1857 को एक चर्बी वाले कारतूस घटना हुआ था। यानी कारतूस में गाय और सुअर का चमड़ा था, उसको खींचने से मना कर दिया था और इसके लिए वहाँ विद्रोह हो गया था तो बैरकपुर से। ठीक, बैरकपुर। उसके बाद मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया। भारत में पूछेगा 1857 के विद्रोह का शुरुआत कहाँ से हुआ, तो ये हो गया मेरठ से। कहाँ से? भारत में पूछेगा तो मेरठ से हो जाएगा। अच्छा, मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर ह्यूसन को गोली मार दिए थे। इसी कारण 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दिया गया था। ठीक है ना, फांसी दे दिया गया था। फांसी पर चढ़ने के समय मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया था, हल्ला बोल। ठीक, मंगल पांडे का संबंध है 34वीं बंगाल 34वीं नेटिव इन्फेंट्री से। ठीक है, भारत में पूछेगा तो इसका शुरुआत कब हुआ था? 10 मई 1857 को हुआ था 1857 विद्रोह भारत में। कहाँ से? मेरठ से शुरुआत हुआ था। ठीक, और बिहार में पूछेगा 1857 का विद्रोह, ये आपका हो जाएगा कहाँ से? रोहिणी से। रोहिणी देवगढ़ 12 जून 1857 को रोहिणी देवगढ़ से इसकी शुरुआत हुई थी। 32वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के थे ये सब। ठीक, इस विद्रोह में कौन? नॉर्मन लेस्ली और ग्रांट लेस्ली मारा गया था। नॉर्मन लेस्ली और ग्रांट लेस्ली मारा गया था ये रोहिणी में। ठीक है, बिहार के प्रथम विद्रोह की शुरुआत 12 जून 1857 को हो गया। चलिए 3 जुलाई को, उसके बाद 3 जुलाई 1857 को पटना सिटी में एक पुस्तक विक्रेता है पीर अली, पुस्तक विक्रेता थे पीर अली, इसके नेतृत्व में वहाँ पे आंदोलन हुआ और बाद में इसको जो है पीर अली सहित 17 व्यक्ति को फांसी पर चढ़ा दिया गया। इस पुस्तक पीर अली जो वहाँ आंदोलन किए थे उसमें आर लायल था, अंग्रेज आर लायल मारा गया था। आर लायल पटना सिटी में मारा गया था। ठीक, 1857 के विद्रोह का अगला क्रम है 25 जुलाई को दानापुर के 3 रेजिमेंट 25 जुलाई को दानापुर के 3 रेजिमेंट
7वीं 8वीं और 40वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट ने के सैनिकों ने जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह से जाके मिले। जगदीशपुर के बाबू कुंवर सिंह से जाके मिले। वहाँ पे जगदीशपुर में लगभग कुंवर सिंह ने 4000 सैनिकों के सहयोग से युद्ध प्रारंभ कर दिया। 4000 सैनिकों के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिया। चलिए, 4000 सैनिकों के सहयोग से युद्ध प्रारंभ कर दिया। आरा के कैप्टन डनबर मारा गया था उसमें। आरा में जब युद्ध शुरू किया तो उस समय डनबर मारा गया। 30 जुलाई 1857 को सैनिक शासन लागू कर दिया गया। तब वहाँ अंग्रेज ने क्या किया, सैनिक शासन लागू कर दिया। और सैनिक शासन में 30 जुलाई 1857 को सैनिक शासन लागू कर दिया गया। और वहाँ से वीर कुंवर सिंह को आरा छोड़ना पड़ा। फिर वहाँ से भाग के वो आजमगढ़ चले गए। आजमगढ़ में नाना साहब से मिल करके अंग्रेज को आजमगढ़ में हराया। 26 मार्च 1858 को। 58 में आ चुके हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23 अप्रैल 1858 को ली ग्रांड वाली सेना को पराजित किया। और शिवपुर घाट पर नदी पार करते समय डगलस की तोप से गोली लगने से बायां हाथ पूरी तरह घायल हो गया। और बायां हाथ को कहा जाता है कि बायां हाथ को काट करके गंगा मैया में दान कर फेंक दिए थे। उसके बाद 3 दिन के बाद वीर कुंवर सिंह का मृत्यु हो गया 26 अप्रैल 1858 को। 26 अप्रैल 1858 को। इसका जन्म हुआ था 13 नवंबर 1858। जन्म कब हुआ था? 13 नवंबर 1858 को जन्म हुआ था। और 26 अप्रैल 1858 को सॉरी इसका जन्म हुआ था कब? 13 नवंबर 1777 को जन्म हुआ था। 13 नवंबर 1777 को जन्म हुआ था। कहाँ? भोजपुर के जगदीशपुर गांव में। पिता का नाम था शाहबजादा सिंह। ठीक। चलिए, 1857 क्रांति बिहार में शुरुआत कब हुई? 12 जून को याद रखना। 12 जून 1857 को क्रांति हुआ था बिहार में। कहाँ से? रोहिणी से हुआ था। अच्छा, आरा से नेतृत्व किसने किया था 1857 क्रांति का? छपरा से नेतृत्व किए थे। छपरा से नेतृत्व कौन किए थे? छपरा से नेतृत्व किए थे मोहम्मद हुसैन खां। ठीक, मोहम्मद हुसैन खां छपरा से नेतृत्व किए थे 1857 क्रांति की। 30 जुलाई 1857 को ब्रिटिश सरकार ने सारण, तिरहुत, चंपारण और पटना जिले में सैनिक शासन लागू कर दिया था। ये 3 जिला था। ठीक है, तो 1857 क्रांति याद रखना है। पीर अली कहाँ के पुस्तक विक्रेता थे? पटना सिटी के थे। आरलाल मारा गया था 25 जुलाई को। दानापुर के तीनों रेजिमेंट वीर कुंवर जाके मिले। नाना साहब से आजमगढ़ में अंग्रेज को फिर हराया। ली ग्रांड वाली सेना को पराजित किया था 1858 में। याद रखना है, यहाँ पे डगलस के तोप से बाएं हाथ में गोली लगा था। डगलस के तोप से। ठीक ना। 26 अप्रैल 1858 को मृत्यु हो गया। ठीक, चलिए अब अगला टॉपिक है स्वदेशी आंदोलन और बिहार। अगला टॉपिक है स्वदेशी आंदोलन और बिहार। स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ 1905 में हुआ था।
स्वदेशी आंदोलन जब बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था, बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को हुआ था। 20 जुलाई 1905 को जब बंगाल विभाजन घोषणा हुआ था, तो उसके आक्रोश में बंगाल की जनता ने स्वदेशी आंदोलन या बंगभंग आंदोलन की शुरुआत कर दी थी। ये 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ। इसके समय गवर्नर कौन थे? कर्जन, याद रखना है। स्वदेशी आंदोलन के समय गवर्नर थे लॉर्ड कर्जन, ठीक, कर्जन थे। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा हो गया। देखिए बंगाल विभाजन घोषणा कब हुआ? 20 जुलाई 1905 को। प्रभावी पूछेगा बंगाल विभाजन का तो 16 अक्टूबर 1905 को। 7 अगस्त 1905 को स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दिया गया, ठीक। और स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका संजीवनी में दिया गया था। स्वदेशी आंदोलन का विचार सर्वप्रथम किस पत्रिका में दिया गया था? कृष्ण कुमार मित्र की पत्रिका संजीवनी में, ठीक है। चलिए स्वदेशी आंदोलन के बारे में कौन कहाँ से नेतृत्व किया था थोड़ा देख लेते हैं। दिल्ली से स्वदेशी आंदोलन नेतृत्व किया था हैदर राजा। दिल्ली से कौन किए थे? हैदर राजा, ठीक। मद्रास से चिदम्बरम पिल्ले, पुणे मुंबई से बाल गंगाधर तिलक, पंजाब से लाला लाजपत राय और बिहार से अली इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा, सतीश चंद्र चक्रवर्ती। ये सतीश चंद्र चक्रवर्ती जो है ये रक्षाबंधन मनाए थे बिहार में, रक्षाबंधन उस दिन, ठीक। अब बंगाल में रक्षाबंधन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा मनाया गया था। रविन्द्रनाथ टैगोर उस समय अमार सोनार बंगला गीत लिखे थे, अमार सोनार बंगला, जो अभी बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत बनाया हुआ है, ठीक। उसके बाद 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की गई। 1906 में बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुआ। 1894 की घटना है, बिहार टाइम्स का प्रकाशन हुआ। 1894 में बिहार टाइम्स का प्रकाशन किसने किया था? महेश्वर नारायण या महेश नारायण इसको बोलते हैं। बिहार टाइम्स का प्रकाशन किसने किया था? महेश नारायण या महेश्वर नारायण बोला जाता है। पृथक बिहार प्रांत की मांग, पृथक बिहार, बिहार को अलग कीजिए, अलग बिहार चाहिए, इसका मांग करने वाले प्रमुख नेता थे सच्चिदानंद सिन्हा। याद रखना, पूछता है क्वेश्चन, पृथक बिहार की मांग उठाने वाला प्रमुख नेता कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। 1906 में राजेंद्र प्रसाद के द्वारा पटना में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया। कब? 1906 में पटना में बिहार छात्र सम्मेलन का आयोजन किया गया राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। अब देखिए 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार हुआ, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। उसके बाद 1 अप्रैल 1912 को बंगाल से बिहार को पृथक कर दिया गया। बिहार एक पृथक राज्य बन गया। उड़ीसा इसमें है ही है, अभी उड़ीसा सहित बिहार पृथक राज्य बन गया। लेकिन एक बात याद रखना है कि बिहार को पृथक करने की घोषणा 22 मार्च को ही हो गया था। 22 मार्च 1912 को घोषणा हो गया था, इसलिए माना जाता है 22 मार्च को बिहार दिवस। 22 मार्च बिहार दिवस याद रखना है। तो पृथक बिहार का गठन कब हो गया? 1 अप्रैल 1912 को घोषणा हुआ था, 22 मार्च 1912 को, ठीक है। चलिए 1906-07 में बाबाजी ठाकुरदास द्वारा पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किया गया था। रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना पटना में कौन किया था? बाबाजी ठाकुरदास। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाबाजी ठाकुरदास द्वारा पटना में रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना किया गया था। दी मदरलैंड नामक पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था पटना से? मजहरूल हक। दी मदरलैंड नामक पत्रिका प्रकाशन किसने किया था? मजहरूल हक। कहाँ से किया था? सदाकत आश्रम से किए थे ये पत्रिका प्रकाशन। आगे पढ़ेंगे फिर सदाकत आश्रम के बारे में। मजहरूल हक ने किए थे, ठीक। इसी क्रम में अगला घटना हुआ था मुजफ्फरपुर में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, लेकिन गलती से केनेडी के गाड़ी पर बम गिर गया। केनेडी और उसकी पुत्री की मौत हो गई। ये 30 अप्रैल 1908 की घटना है। खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी द्वारा मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया, लेकिन गलती से बम कहाँ गिर गया? केनेडी और उसकी पुत्री
कैनेडी गाड़ी पे कैनेडी और उसकी पुत्री की मौत हो गई। ठीक। और प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिए थे। प्रफुल्ल चाकी आत्महत्या कर लिए थे। और ये खुदीराम बोस को 11 अगस्त 1960 को फांसी दे दिया गया था। ठीक। सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाला यही थे खुदीराम बोस, याद रखना है। 1960 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी गठन किया गया। 1960 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी गठन कब किया गया? 1960 में। और इसका प्रथम अध्यक्ष थे हसन इमाम और कोषाध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखना। 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी गठन हुआ। प्रथम अध्यक्ष 1960 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी गठन किया गया। 1960 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी गठन कब किया गया? 1960 में। और इसका प्रथम अध्यक्ष थे हसन इमाम और कोषाध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, याद रखना। 1908 में बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी गठन हुआ। प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम और कोषाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक। कट करना पड़ेगा। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी। चलिए, बिहार में कांग्रेस प्रदेश कमेटी की गठन 1960 में हुआ था। प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम और कोषाध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। दूसरा अधिवेशन भागलपुर में हुआ था। दूसरा अधिवेशन भागलपुर में दीप नारायण सिंह के प्रयत्नों से हुआ था। दूसरा अधिवेशन भागलपुर में। ठीक। बिहार में कांग्रेस का सम्मेलन, देखिए, बिहार में कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ। इसका पहला सम्मेलन कहाँ हुआ था? मुंबई में 1885 में, जिसका अध्यक्ष थे WC बनर्जी। पहला मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तेवजी, दादा भाई जी बने थे 1886 में कलकत्ता अधिवेशन में। पहला अंग्रेज अध्यक्ष जॉर्ज यूल, याद रखना। बिहार में पहला अधिवेशन पढ़ते हैं हम, बिहार के बारे में खाली पढ़ रहे हैं, ओनली बिहार। 1912 में बिहार में कांग्रेस का 3 बार सम्मेलन हुआ था। झारखंड शहीद था उसमें, झारखंड का भी जोड़ा जाता है। कांग्रेस का 3 बार सम्मेलन हुआ, 1912 में, 1922 में, 1940 में। ठीक। 1912 में 37वां अधिवेशन हुआ था बांकीपुर पटना में। ठीक है। बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन बांकीपुर पटना 1912 में, जिसका अध्यक्ष थे RS मधुलकर। इसका अध्यक्ष कौन थे? RS मधुलकर। और 1922 में गया में हुआ था, जिसका अध्यक्ष था CR दास, चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु हैं चित्तरंजन दास। 1922 में गया में अधिवेशन हुआ था। इसी में मतभेद हो जाने के कारण 1922 में चित्तरंजन दास को विधानसभा में प्रवेश करने या न करने के बीच में मतभेद हो जाने के कारण 1927 में स्वराज पार्टी की स्थापना किए थे चित्तरंजन, जिसका अध्यक्ष थे चित्तरंजन दास। और एक सेकेंड, चलिए, बिहार में कांग्रेस का 1912 में सम्मेलन हुआ था बांकीपुर में, RS मधुलकर अध्यक्ष थे। और 1922 में गया में CR दास इसका अध्यक्ष थे। और 1940 में हुआ था कहाँ? रामगढ़ में। इसका अध्यक्ष कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। रामगढ़ में कौन थे? अबुल कलाम आज़ाद। 1940 से 1946 तक यहीं से रहे थे। 1940 से लेकर के 1946 तक सबसे ज़्यादा दिन तक रहने वाले अध्यक्ष कांग्रेस का कौन है? अबुल कलाम आज़ाद। और सबसे युवा अध्यक्ष भी है अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है। CR दास 1922 के गया अधिवेशन के बाद अपना पार्टी बना लिए थे मतभेद हो जाने के कारण, जिसका नाम था स्वराज पार्टी। और इसके अध्यक्ष थे CR दास अध्यक्ष थे। और महासचिव थे मोतीलाल नेहरू। महासचिव कौन थे? मोतीलाल नेहरू थे। ठीक है। चलिए, अगला टॉपिक है होम रूल आंदोलन एवं बिहार। होम रूल आंदोलन एवं बिहार। देखिए, होम रूलिंग आंदोलन की शुरुआत सबसे पहले तिलक ने किए थे 28 अप्रैल 1916 को। कहाँ पे? पुणे में। बाल गंगाधर तिलक पुणे में होम रूल आंदोलन। होम रूल मतलब हम अपने घर से शासन, हम अपने खुद शासन करेंगे। ठीक। 28 अप्रैल 1916 को बाल गंगाधर तिलक ने पुणे से शुरुआत किए थे। इसके अध्यक्ष थे
बाल गंगाधर तिलक के होम रूलिंग के अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बापिस्टा। ठीक। और सितंबर 1916 में एनी बेसेंट ने होम रूलिंग आंदोलन की शुरुआत किया। कहाँ से? मद्रास से। इसके सचिव कौन थे एनी बेसेंट के? जॉर्ज अरुंडेल। सचिव कौन थे? जॉर्ज अरुंडेल। होम रूल आंदोलन जो है 28 अप्रैल 1916 को तिलक और एनी बेसेंट के द्वारा शुरू किया था। सबसे पहले तिलक शुरू किए थे पूना से, और एनी बेसेंट मद्रास से शुरू किए थे सितंबर 1916 में। तिलक के होम रूलिंग आंदोलन के अध्यक्ष थे जोसेफ बापिस्टा, और ये एनी बेसेंट के कौन थे सचिव? जॉर्ज अरुंडेल। ठीक है। बिहार में होम रूलिंग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? 16 दिसंबर 1916 को। बिहार में होम रूलिंग आंदोलन की शुरुआत कब हुआ? 16 दिसंबर 1916 को। इसके अध्यक्ष थे मजहरूल हक। मदरलैंड की पत्रिका की शुरुआत जो किए थे कदाकत आश्रम से, मजहरूल हक। बिहार में होम रूलिंग आंदोलन के नेता कौन है? मजहरूल हक अध्यक्ष थे। एनी बेसेंट बिहार 2 बार आए थे। कितना बार आए थे? पटना 2 बार आए थे। ठीक है। बिहार में होम रूलिंग आंदोलन के अध्यक्ष थे मजहरूल हक, और सचिव थे चंद्रवंशी सहाय। सचिव कौन थे? चंद्रवंशी सहाय, वैद्यनाथ नारायण सिंह। याद रखना, बिहार में शुरुआत हुआ 16 दिसंबर 1916 को। 16 दिसंबर 1916 को। ठीक। मजहरूल हक इसका अध्यक्ष थे। बिहार के चंपारण पेज उल्टा पुल्टा हो गया। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं। चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में हुआ था। ठीक। चंपारण सत्याग्रह ये नील की खेती से संबंधित है। नील खेती, तिनकटिया विद्रोह, तिनकटिया से संबंधित है ये। बिहार के चंपारण जिला में महात्मा गांधी द्वारा भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया गया था। बिहार के चंपारण जिला में महात्मा गांधी द्वारा भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया गया था 1917 में। ठीक है। देखिए ये नील विद्रोह हुआ था कब? 1859 से 60 के बीच में चला था। ये बंगाल में नदिया जिला में। ये है नील आंदोलन, इसको बोलते हैं। चंपारण सत्याग्रह हुआ था 1917 में। इसका कारण था जबरन नील की खेती। किसानों से जबरन नील की खेती कराई जाती थी। 3 प्रकार की खेती थी उस समय। 2 प्रकार की थी, जीरात और असामी वार। जीरात और असामी वार के तहत 3 प्रकार की खेती कराई जाती थी। कुर्तोली, खुश्की, तिनकठिया। कुर्तोली, खुश्की और तिनकठिया। ठीक है ना। कुर्तोली के तहत सीधे शोषण, सर्वाधिक शोषण किसके तहत? कुर्तोली पद्धति के तहत सर्वाधिक शोषण होता था किसानों का। खुश्की है। तिनकठिया के तहत मतलब होता है कि 3/20। तिनकठिया का मतलब होता है 3/20, यानी 20 कट्ठा में 3 कट्ठा नील का खेती करना अनिवार्य था। जब यूरोप में आधुनिक नील यानी नील का आविष्कार हो गया यूरोप महादेश में, तो नील का मांग कम हो गया। ये बिहार के ये चंपारण का नील का मांग कम हो गया। इसी कारण जो वहाँ पे 1900 ईस्वी के आसपास जब यूरोप में कृत्रिम नील का आविष्कार हो गया, तो बिहार की नील फैक्ट्रियों में गिरावट आने लगी। ठीक। तो ये नुकसान से बचने के लिए बिहार के जो चंपारण के या और भी कहीं के जो कंपनी थे, वो अपना एग्रीमेंट तोड़ने लगे, एग्रीमेंट रद्द करने लगे। सब नील किसानों से एक एग्रीमेंट होता था, एग्रीमेंट करा जाता था। एग्रीमेंट को क्या किया? रद्द करने लगा। ठीक। रद्द करना शुरू कर दिया। किसानों से जो ये तनाव का सामना करने लगा किसान, यानी तो यदि रद्द नहीं करता था तो 100 रुपया प्रति बीघा की दर लेता था। उससे 100 प्रति बीघा तक भरना पड़ता था। किसान नगद भुगतान नहीं कर पाते तो 12% के ब्याज दर पर एक बंधक ऋण 12% ब्याज दर पर एक बंधक ऋण जो है उससे बना लिया जाता था। इससे तंग आकर के
इस व्यवस्था से तंग आकर के चंपारण के एक किसान है राजकुमार शुक्ल लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस की 1916 में लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था। वहाँ गांधी जी से जाकर के मिले थे। गांधी जी से जाके मिले और चंपारण के किसान के समस्या के बारे में बताए उसे, और बिहार आने का, चंपारण आने का न्योता दिया और गांधी जी चंपारण आए। उसी समय गांधी जी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी थी। यही है, चंपारण सत्याग्रह में ही महात्मा की उपाधि दिया गया था गांधी जी को, ठीक है ना। और उस समय चंपारण के उपराज्यपाल कौन थे? एडवर्ड गेट। उपराज्यपाल थे एडवर्ड गेट, ठीक है ना, एडवर्ड गेट थे। राजकुमार शुक्ल द्वारा गांधी जी को निमंत्रण दिया गया और गांधी जी चंपारण आए, ठीक। चंपारण आए गांधी जी, और यहाँ पे एक समझौता के तहत चंपारण एग्रीगेशन कमेटी बना। चंपारण एग्रीगेशन समिति बना जिसका अध्यक्ष थे एफ.जे. सलाई। चंपारण एग्रीगेशन कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? एफ.जे. सलाई। और इसमें एक सदस्य गांधी जी को भी बनाया गया था। इसके निर्णय के बाद तिनकटिया पत्ती को समाप्त कर दिया गया और वसूली गई ऋण से का 25% वापस करने का आदेश दिया गया। और इसके बाद चंपारण कृषि अधिनियम आया, ठीक। 23 अगस्त 1875 को राजकुमार शुक्ल का जन्म हुआ था, याद रखना इसको। 23 अगस्त 1875 को मुरली भरावा के हैं, चंपारण के एक गांव है मुरली भरावा, यहाँ के हैं राजकुमार शुक्ल, और इसकी मृत्यु हो गए थे मोतिहारी में 20 मई 1923 को, ठीक। 20 मई 1923 को, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है, याद रख लेना है। मुरली भरावा के थे, ज़्यादा पूछता है राजकुमार शुक्ल के बारे में। इसलिए अगला टॉपिक है खिलाफत आंदोलन। अगला टॉपिक खिलाफत आंदोलन एवं बिहार। प्रथम युद्ध की समाप्ति के पश्चात खिलाफत आंदोलन, यहाँ के भारतीय मुसलमान, बाद में भारतीय भी इसमें शामिल हो गए थे, भारतीय मतलब हिंदू भी। भारतीय मुसलमान जो वहाँ के प्रथम युद्ध में जब विजय हुए थे, जो विजयी राष्ट्र थे, तुर्की के साथ अन्याय किए थे। प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने पर भारतीय मुसलमान ने तुर्की की ओर से अंग्रेज के विरुद्ध युद्ध में भाग लेने की योजना बनाई थी। बिहार के कुछ मुसलमान भी इसमें शामिल थे, जैसे बहावी नेता थे अब्दुल रहीम प्रमुख थे। इसी सब का कारण के लेकर के 1919 को खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया। 16 फरवरी 1919 को पटना में हसन इमाम की अध्यक्षता में एक सभा हुई 16 फरवरी 1919 को, और इसमें सक्रिय योगदान था। बिहार में खिलाफत आंदोलन में सक्रिय योगदान किसका था? मजहरुल हक का। किसका? मजहरुल हक सक्रिय योगदान था। इसके बाद पटना में 1927 में एक पटना युवक संघ की स्थापना किया गया था। ये भी इम्पोर्टेंट है, याद रखना इसको। पटना युवक संघ की स्थापना कब हुआ था? 1927 में, पटना में 1927 में। असहयोग आंदोलन एवं बिहार। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कलकत्ता अधिवेशन में 1920 में पारित किया गया था। असहयोग आंदोलन का कारण था रॉलेट एक्ट, प्रथम विश्व युद्ध, पंजाब मार्शल लॉ, जालियांवाला बाग हत्याकांड, मॉन्टेग्यू चांसफोर्ड आदि कारणों से असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था। बिहार में असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। असहयोग आंदोलन के प्रमुख नेता राजेंद्र प्रसाद थे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को किया गया था। इसी दिन किसका मृत्यु हो गया था? बाल गंगाधर तिलक का। इसी दिन बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो गए थे, ठीक। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का स्थापना कब हुआ था? असहयोग आंदोलन में किया गया था। स्वदेशी का विचार जब प्रचार किया जा रहा था ना, तो उसी समय सब इस्तीफा दे रहे थे कॉलेजों से, अंग्रेज का जो भी कॉलेज था।
और खुद का कॉलेज यानी बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का स्थापना कब किया गया? 5 जनवरी 1921 को। और इसका उद्घाटन गांधी जी ने कब किए थे? 6 फरवरी 1921 को गांधी जी इसका उद्घाटन किए थे, गांधी जी द्वारा। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का स्थापना 5 जनवरी 1921 को, 6 फरवरी 1921 को गांधी जी द्वारा उद्घाटन किया गया। इसका प्रचार किसका, प्रिंसिपल किसको बनाया गया? राजेंद्र प्रसाद को। बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय के प्रिंसिपल राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। कुलाधिपति मजहरुल हक और कुलपति ब्रज किशोर थे। कुलाधिपति मजहरुल हक और कुलपति ब्रज किशोर को बनाया गया था। बिहार के प्रथम 1919 एक्ट के तहत बिहार के पहला गवर्नर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बने थे। बिहार के 1919 एक्ट के तहत 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन किया गया था। 6 फरवरी 1921 को बिहार विद्यापीठ का भी उद्घाटन किया गया था। उसी दिन जिस दिन हुआ था बिहार राष्ट्रीय महाविद्यालय का, गांधी जी के द्वारा। इसी समय सदाकत आश्रम का भी स्थापना किसने किए थे? मजहरुल हक ने। सदाकत आश्रम की स्थापना ये है पटना के दीघा में है सदाकत आश्रम, ठीक। यहीं से दी मदरलैंड नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। दी मदरलैंड नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ था। 22 दिसंबर 1921 को ब्रिटेन के युवराज पटना आए थे। 22 दिसंबर 1921 को ब्रिटेन के युवराज पटना आए और उस दिन पूरे शहर में, पूरे पटना में हड़ताल रखा गया था, पूरे पटना में। 22 दिसंबर 1921 को 5 फरवरी 1922 को 5 फरवरी 1922 को यूपी के चौरी चौरा नामक स्थान पे असहयोग आंदोलन के क्रांतिकारियों ने एक थाना के 22 पुलिस को, एक थाना में आग लगा दिया गया था, जिसमें पहले 22 पुलिस शहीद हो गए थे। इसी कारण गांधी जी 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को स्थगित करना पड़ा। उसका बिहार में स्वराज दल की एक घटना है। बिहार में स्वराज परिषद कब हुआ था? 1921 में हुआ, 1927 में हुआ था स्वराज परिषद स्थापना। और इसके अध्यक्ष थे, स्थापना कौन किए थे? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे और मोतीलाल नेहरू सचिव थे। बिहार में स्वराज दल के नेता थे श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? बिहार में स्वराज दल के नेता कौन थे? श्री कृष्ण सिंह को बनाए गए थे, ठीक। इतना घटनाक्रम याद रखना है। चलिए अगला टॉपिक है साइमन कमीशन और बिहार। अगला क्या है? साइमन कमीशन और बिहार। साइमन कमीशन का गठन 1927 में हुआ था लंदन में, ठीक। और भारत आए कब? 1928 में। 27 में गठन हुआ और 1928 में आए, ठीक। इसे व्हाइट कमीशन के नाम से जाना जाता था। 7 सदस्य समिति थे, 7 सदस्य, लेकिन इसमें सात में साइमन कमीशन में 7 सदस्य ये कमेटी था, जिसमें 7 तो अंग्रेजे थे। 7 में 7 से कहाँ के थे? अंग्रेज थे। इसलिए इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया है। इसे व्हाइट मैन कमीशन का नाम दिया गया है। इसी के विरोध में, साइमन कमीशन के विरोध में पंजाब के लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया लाठीचार्ज से, ठीक है। चलिए बिहार में पढ़ते हैं साइमन कमीशन के बारे में। बिहार में इसका विरोध कौन किए थे? सर अली इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा। साइमन कमीशन का विरोध बिहार में कौन किए थे? अली इमाम और सच्चिदानंद सिन्हा किए थे। 12 दिसंबर 1928 को पटना आए थे। साइमन कमीशन पटना कब आए थे? 12 दिसंबर 1928 को पटना आए थे, ठीक है। बिहार में वर्ष 1929 में विदेशी वस्त्र का बहिष्कार आंदोलन के नेता राजेंद्र प्रसाद थे। 1929 में विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया गया था, उसके नेता राजेंद्र प्रसाद थे। बिहार, चलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बिहार युवक संघ, पटना युवक संघ था वो, यह है बिहार युवक संघ। बिहार युवक संघ का स्थापना 1928 में किया गया था, ठीक। बिहार युवक संघ का स्थापना 1928 में किया गया था, याद रखना इसको। अगला टॉपिक है बिहार में कृषक आंदोलन। बिहार में कृषक आंदोलन, पहला कृषक आंदोलन सशक्त का आंदोलन किसान के लिए था। चंपारण सत्याग्रह, जो पहले हम पढ़ चुके हैं। और अगला जो 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा गठन किया गया था।
कृषक आंदोलन के क्रम में 1922-23 में किसान सभा का गठन 1922-23 में किया गया था। किसके द्वारा? शाह मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा। मुंगेर में किया गया था, याद रखना है। शाह मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा 1922-23 में किसान सभा का गठन किया गया। उसके बाद 4 मार्च 1928 को बिहटा पटना में औपचारिक स्थापना शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था किसान सभा का। 4 मार्च 1928 को कहाँ? बिहटा पटना में ये औपचारिक स्थापना शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया था 4 मार्च 1928 को। ठीक है, किसान सभा का हो गया। लेकिन बिहार प्रांतीय किसान सभा कहेगा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना कहेगा तो 1929 में सोनपुर मेला में शाहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था बिहार प्रांतीय किसान सभा का स्थापना। ठीक ना। मुंगेर में बकास्त आंदोलन है, बकास्त भूमि वापस। बकास्त भूमि आंदोलन किसने चलाया था? कार्यानंद शर्मा। पूछेगा कार्यानंद शर्मा कहाँ से संबंधित है? मुंगेर से। 1935 में हुआ था बकास्त भूमि आंदोलन 1935। बकास्त भूमि, ये भूमि बकास्त भूमि का मतलब होता है कि कर नहीं देने पे या बाकी ऋण के कारण भूमि ले लेता था उससे बदले में, उसी को बोलते हैं बकास्त भूमि। चलिए, मुंगेर में बकास्त आंदोलन कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में 1935 में चला गया था। बकास्त भूमि का मतलब होता है ये किराएदारों का भूमि, जब भूमि को जो किराएदारों को दिया जाता था, किराएदार जो उस पर पैसे का जो किराया नहीं चुकाते थे तो उससे ज़मींदार जो है पुनः वापस ले लेते थे, इसी को बोलते हैं बकास्त भूमि। ठीक। अगला था किसान सभा, अखिल भारतीय किसान सभा। एक किसान सभा था 1922-23 में। 1922-23 में मोहम्मद जुबेर और श्री कृष्ण सिंह ने मुंगेर से गठन किया था, मुंगेर में। उसके बाद 1928 में औपचारिक स्थापना हुआ था शाहजानंद सरस्वती द्वारा। और बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना 1929 में सोनपुर मेला में किए थे शाहजानंद सरस्वती। ये है अखिल भारतीय किसान सभा। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना 1936 में हुआ था। कब हुआ था? 1936 में हुआ था। कहाँ पे? लखनऊ में। लखनऊ में कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था, उसी में ये अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किया गया था। इसका अध्यक्ष कौन थे? अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष थे स्वामी शाहजानंद और सचिव थे एन.जी. रंगा। सचिव कौन है? एन.जी. रंगा। ठीक। चलिए, अगला टॉपिक है बिहार सोशलिस्ट पार्टी। बिहार सोशलिस्ट पार्टी। ठीक। बिहार सोशलिस्ट पार्टी इसका अनौपचारिक स्थापना हुआ था 1931 में। बिहार सोशलिस्ट पार्टी, बिहार समाजवादी पार्टी, याद रखिए, बिहार समाजवादी पार्टी, इसका अनौपचारिक स्थापना हुआ था 1931 में। गंगा शरण सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामानंद मिश्र आदि ने किए थे। लेकिन औपचारिक स्थापना 1934 में पटना में हुए थे। औपचारिक, एक नियमतः स्थापना बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना 1934 में हुए थे। ठीक। पटना के कहाँ पे? अंजुमन इस्लामिया हॉल। अंजुमन इस्लामिया हॉल में इसका स्थापना हुए थे। और अध्यक्ष थे आचार्य नरेंद्र देव। इसका अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव। और सचिव थे जेपी जयप्रकाश नारायण। बिहार समाजवादी पार्टी या बिहार सोशलिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? 1934 में औपचारिक रूप से। यह अध्यक्ष कौन थे? आचार्य नरेंद्र देव और सचिव जयप्रकाश नारायण। ठीक। 100 विनय अवज्ञा आंदोलन एवं नमक सत्याग्रह। देखिए, एवं बिहार, किसके बारे में पढ़ेंगे? बिहार के बारे में पढ़ेंगे। 100 विनय अवज्ञा आंदोलन का मतलब होता है कि हम 100 विनय विनती करते हैं कि आपके आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। इसका मतलब होता है विनती करके आज्ञा का पालन नहीं करेंगे। ठीक। 100 विनय अवज्ञा आंदोलन, इसका प्रस्ताव 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ था। 1929 के लाहौर अधिवेशन में। ठीक। इसमें 26 जनवरी 1930 को बिहार में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को बिहार में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। 12 मार्च 1930 को गांधी जी का साबरमती आश्रम 12 मार्च 1930 को गांधी जी साबरमती से दांडी की यात्रा प्रारंभ किए थे। 12 मार्च को नमक सत्याग्रह, साबरमती से कहाँ? दांडी। ठीक। 24 दिन का यात्रा था ये।
जिसमें 78 सहित 78 और एक गांधी जी, 79 व्यक्ति गए थे। ठीक है ना। इसमें बिहार का एकमात्र व्यक्ति शामिल थे, बिहार के एकमात्र व्यक्ति थे दरभंगा के गिरिवर दास चौधरी, गिरिवर दास चौधरी थे शामिल इसमें। देखिए 12 मार्च को साबरमती आश्रम से चलना प्रारंभ किए और 5 मार्च को दंडी में नमक कानून का उल्लंघन किया। वहाँ से 6 अप्रैल 5 मार्च नहीं सॉरी 5 अप्रैल होगा, 5 अप्रैल को नमक कानून का उल्लंघन किया। 6 अप्रैल को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिए। 6 अप्रैल को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ कर दिए। 78 स्वयं सेवकों में मात्र एक बिहारी, बोले ना अभी 78 स्वयं सेवकों में मात्र एक बिहारी थे, गिरिवर दास चौधरी, गिरिवरधारी चौधरी, गिरिवरदास भी बोलते हैं इसको, गिरिवरधारी चौधरी थे। इसको बोलते हैं कारो बाबू। गिरिवरधारी चौधरी को कारो बाबू के नाम से बोला जाता है। इसको दरभंगा के थे। ये मात्र एक व्यक्ति थे जो गांधी जी के साथ नमक सत्याग्रह में थे। सबसे ज़्यादा बोलेगा 78 में से सबसे ज़्यादा व्यक्ति कहाँ के थे? 78 में से सबसे ज़्यादा व्यक्ति थे गुजरात के 32 व्यक्ति थे। ठीक है ना, गुजरात के 32 व्यक्ति शामिल थे। बिहार में नमक सत्याग्रह का प्रारंभ 15 अप्रैल 1930 को हुआ। 15 अप्रैल 1930 को चंपारण व सारण में स्टार्ट हुआ और पटना में हुए थे 16 से 21 अप्रैल 1930 को। पटना के कहाँ? नखास पिंड आंदोलन बोला जाता है, नखास पिंड से इसी को बोला जाता है नखास पिंड चलो आंदोलन। नखास पिंड पटना से कहाँ? नखास पिंड एक पटना का जगह का नाम है, नखास पिंड स्थान है। यहाँ पे जाकर के नमक कानून का उल्लंघन किया गया था। नखास पिंड चलो नारा दिया गया था। बिहार में नमक सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रमुख नेता कौन थे? अब्दुल बारी सिद्दीकी, अब्दुल बारी, राजेंद्र प्रसाद, JV कृपलानी। अब्दुल बारी, राजेंद्र प्रसाद और JV कृपलानी थे। तो बिहार में कब शुरू हुआ? 15 अप्रैल 1930 को। ठीक, नखास पिंड चलो आंदोलन याद रखना है पटना में। आगे बढ़ते हैं। देखिए बिहार से सविनय अवज्ञा आंदोलन या नमक सत्याग्रह का नेतृत्व कहाँ से कौन किया? याद रखना इसको। पटना से किए थे जगत नारायण लाल नेतृत्व। पटना से कौन किए थे? जगत नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है BPSC 69वें के लिए, BPSC टीचर या जो भी एग्जाम हो बिहार से संबंधित। पटना से किए थे जगत नारायण लाल। सारण से गिरीश तिवारी, मुजफ्फरपुर से राम दयालु सिंह और रामानंद सिंह, मुंगेर से कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। दरभंगा से सत्यनारायण सिंह। दरभंगा से कौन थे? सत्यनारायण सिंह। ठीक, पटना से कौन थे? जगत नारायण लाल। सारण से गिरीश तिवारी, मुजफ्फरपुर से राम दयालु सिंह, मुंगेर से श्री कृष्ण सिंह, दरभंगा से सत्यनारायण सिंह। इसी में हुआ था नंगी हड़ताल, याद रखना है। 1930 में नंगी हड़ताल हुआ था। कहाँ हुआ था? छपरा के केरियों ने नंगी हड़ताल किया था। 4 मई 1930 को गांधी जी के गिरफ्तार के पश्चात स्वदेशी का प्रचार तेज हो गया। विदेशी वस्त्र का बहिष्कार होने लगा और छपरा के केरियों ने विदेशी वस्त्र पहनने से इनकार कर दिया। ठीक, और इनकार कर दिया और नंगे रहने का फैसला किया। बाद में अंग्रेज सरकार द्वारा इसे स्वदेशी वस्त्र प्रदान किया गया। ये कहाँ हुआ था? नंगी हड़ताल, याद रखना है, छपरा पूछता है। ठीक है, एक था मुजफ्फरपुर में, क्या था? लोटा विद्रोह था, लोटा के लिए हुआ था। चौकीदारी कर बंद, इसी में चौकीदारी आंदोलन हुआ था। चौकीदारी कर 1930 में सविनय आंदोलन के दौरान ही चौकीदारी कर बंद आंदोलन हुआ था। सविनय आंदोलन के दौरान, ठीक है, याद रखना है बिहार में। अगला टॉपिक है भारत छोड़ो और बिहार। भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार, बस लास्ट टॉपिक। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव 8 अगस्त 1942 को पारित हुआ था। ठीक, स्वीकार कर लिया गया था। गांधी जी इसी में करो या मरो का नारा दिया गया था। गांधी जी के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन में करो या मरो का नारा दिया गया था, डू एंड डाई। 9 अगस्त को कांग्रेस को
गैर कानूनी घोषित कर दिया गया था 9 अगस्त को। कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 9 अगस्त के सुबह में ही 9 अगस्त 1942 की सुबह में ही ऑपरेशन जीरो आवर के द्वारा, किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन जीरो आवर के द्वारा सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। लगभग में भारत छोड़ो आंदोलन के जितने भी नेता थे गिरफ्तार कर लिए गए थे। देखिए किसको कहाँ रखा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी, सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी, ये तीनों को रखा गया था आगा खां महल में। कहाँ पे? आगा खां महल में। तीनों को, गांधी जी, सरोजिनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को आगा खां महल में, यहीं आगा खां महल में कस्तूरबा गांधी की मौत हो गई थी। जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, पंडित जवाहरलाल नेहरू को अल्मोड़ा जेल में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर में, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में, अबुल कलाम आज़ाद को बांकुरा जेल में। देखना, अबुल कलाम आज़ाद को कहाँ पे रखा गया था? बांकुरा जेल में रखा गया था। ठीक, राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर जेल में। देखिए जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, योगेंद्र शुक्ल और बहुत सारे नेता थे इसमें। ये सब कहाँ रखा गया था? हजारीबाग जेल में। वर्तमान में झारखंड में हजारीबाग है, यहाँ पे रखा गया था जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, योगेंद्र शुक्ल को। ठीक, ये तीनों क्या किए? ये सब जो 4-5 आदमी थे, ये सब 9 नवंबर 1942 को दीपावली के रात के दिन, ये क्वेश्चन पूछा गया हम लोग को बीपीएससी में, या इस प्रीवियस में पूछा गया है। 9 नवंबर 1942 को दीपावली की रात में दीवार फान करके हजारीबाग जेल से जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, योगेंद्र शुक्ल आदि ये सब क्रांतिकारी वहाँ से भाग गए और कहाँ चल गए थे? नेपाल के रास बिलास जंगल है। नेपाल के रास बिलास जंगल चल गए, वहाँ पे आज़ाद दास्ता गठन किया था। क्या गठन किया? आज़ाद दास्ता गठन किया। वहाँ आज़ाद दास्ता आग्नेय शास्त्र, 25 व्यक्ति को आग्नेय शास्त्र चलाने का शिक्षा दिया जाता था, दिया गया था। इसका काम था कि संचार व्यवस्था को ठप करना है, कागज पत्र को जला देना है। लोहिया, राम मनोहर लोहिया का कार्य क्या था? संचार एवं रेडियो प्रसारण कार्य किसका था? राम मनोहर लोहिया को दिया गया था। ठीक, ये आज़ाद दास्ता में 25 युवक को आग्नेय शास्त्र चलाने की शिक्षा दी गई थी। इसका निर्देशक कौन था? निर्देशक था नित्यानंद सिंह। ठीक है, आज़ाद दास्ता के निर्देशक, यानी ये 25 युवक को जो आग्नेय अस्त्रों को चलाने के लिए शिक्षा दी गई थी, इसका डायरेक्टर थे नित्यानंद सिंह। ठीक, इसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन में 9 अगस्त को तो सबको गिरफ्तार कर लिया गया। 2 दिन के बाद 11 अगस्त 1942 को सचिवालय, पटना के सचिवालय में गोली कांड हुआ था। देखिए सचिवालय 11 अगस्त 1942 को विद्यार्थियों के एक जुलूस ने पटना सचिवालय के भवन की पूर्वी गेट पर राष्ट्रीय ध्वज फहरा दिया। क्या किया? राष्ट्रीय ध्वज, भारत का राष्ट्रीय तिरंगा लगा दिया। इसी से आक्रोश होकर के वहाँ के डीएम, तत्कालिक डीएम थे डब्ल्यू.जी. आर्चर, ठीक है ना, डब्ल्यू.जी. आर्चर ने गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें 7 छात्र शहीद हो गए थे। कितने छात्र थे? 7 छात्र शहीद हो गए थे। इसमें इसका नाम देख लेते हैं, इसका नाम पूछता है। उमाकांत प्रसाद सिन्हा, दूसरा थे रामानंद सिंह पटना से, तीसरा सतीश प्रसाद झा भागलपुर से, जगपति कुमार औरंगाबाद से, देवीपद चौधरी जमालपुर, राजेंद्र सिंह सारण से, राम गोविंद सिंह पटना से। ये सब कुछ रामानंद सिंह, सतीश प्रसाद झा, जगपति कुमार, देवीपद चौधरी, राजेंद्र सिंह, राम गोविंद सिंह। ये पूछ देगा क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन 7 छात्र शहीद में से नहीं है? सचिवालय कांड से संबंधित कौन नहीं है? क्वेश्चन पूछ देता है। चलिए अब कुछ अन्य तथ्य है आधुनिक बिहार से संबंधित देख लेते हैं। इसके बाद अगला एपिसोड होगा आपको ऑब्जेक्टिव, 200 ऑब्जेक्टिव कराएंगे, जितना भी पढ़ाए हैं 200 ऑब्जेक्टिव में पूरा क्लियर हो जाएगा। परशुराम दल और महेंद्र गुप्त दल का गठन कहाँ हुआ था? भागलपुर में हुआ था। परशुराम दल और महेंद्र गुप्त का गठन भागलपुर में हुआ था। इसी समय स्वराज ट्रेन का भी प्रचलन हुआ था, स्वराज ट्रेन, ठीक है ना। सारण में जगलाल चौधरी पुलिस थाना को जला दिया था। ये कुछ घटनाक्रम इसको देख लेते हैं।
1913 में सचिंद्रनाथ सन्याल ने पटना में अनुशीलन समिति नहीं दी। पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना पूछेगा तो कौन हो जाएगा? सचिंद्रनाथ सन्याल, याद रखना है 1913। ठीक। भूमि संबंधी मौलिक मुद्दों को उठाने में स्वामी विद्यानंद का योगदान महत्वपूर्ण है। स्वामी विवेकानंद किसान नेता थे। खाली एक सिर्फ यही क्वेश्चन पूछेगा, स्वामी विवेकानंद कौन नेता थे? किसान नेता थे। 1906 में श्री कृष्ण सिंह और तेजस्वर प्रसाद ने बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की स्थापना की। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का स्थापना कब हुआ था? 1906 में। किसने किया था? श्री कृष्ण सिंह और तेजस्वर प्रसाद। इसका बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ था कहाँ? हजारीबाग। क्वेश्चन पूछा गया बीपीएससी में। 16वां अधिवेशन 1921 में कहाँ हुआ? हजारीबाग में, जिसका अध्यक्ष थी सारला देवी। देखिए कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में, सारला देवी अध्यक्ष। जयप्रकाश दिवस, ये थोड़ा डाउट लगता है। जयप्रकाश दिवस 14 मार्च 1940। जयप्रकाश नारायण का जन्म 11 अक्टूबर 1902 को हुआ और मृत्यु 8 अक्टूबर 1979 को हुए थे। 1902 में जन्म हुआ और 1989 में मृत्यु हो गए थे। ठीक, 11 अक्टूबर को जन्म हुआ था, याद रखना है। जयप्रकाश नारायण को 1965 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है। ठीक, और 1958 में भारत रत्न मिला था। 65 में रेमन मैग्सेसे, 58 में भारत रत्न। गांधी जी के साथ प्रभावती देवी, ये प्रभावती देवी थे जयप्रकाश नारायण की पत्नी। ये भारत छोड़ो आंदोलन के समय इसका महत्वपूर्ण योगदान था। नहीं, भारत छोड़ो आंदोलन के समय नहीं, असहयोग आंदोलन और चंपारण आंदोलन, ये सब में। नरसिंह गोप की पत्नी जिरियावती, नरसिंह गोप की पत्नी जिरियावती ने 16 अंग्रेज पुलिस को गोली मार दी थी। नरसिंह गोप की पत्नी जिरियावती 16 अंग्रेज पुलिस को गोली मार दी थी। 9 अगस्त 1942 को पटना में महिला का नेतृत्व कौन कर रही थी? 9 अगस्त 1942 को पटना में महिला का नेतृत्व भगवती देवी ने कर रही थी। ये राजेंद्र प्रसाद की बहन, भगवती देवी राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। ये 1942 की भारत छोड़ो आंदोलन में महिला का नेतृत्व कर रही थी। ठीक है, जो इस चैनल पर नए हैं कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगला टॉपिक होगा आधुनिक बिहार से संबंधित ऑब्जेक्टिव। आधुनिक बिहार से संबंधित ऑब्जेक्टिव लगभग 200 प्लस क्वेश्चन रहेगा उसमें। इससे पूरा क्लियर हो जाएगा आपको आधुनिक बिहार, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं रहेगा। ठीक, जो नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए और थोड़ा शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।